फ्रांस की क्रांति का तीसरा चरण 1799 से 1799 का तीसरा चरण। तृतीय चरण 1794 से 1799। इसमें एक डायरेक्टरी संस्था हो जाती है जो फ्रांस के शासन चलाती थी। डायरेक्टरी नामक संस्था ने फ्रांस का शासन चलाना था। उसमें हर 3-4 महीने पर सदस्य चुनकर आते थे। इस संस्था में डायरेक्टरी संस्था में हर 2-3 महीने में सदस्य चुनकर आते थे। डायरेक्टरी संस्था में 2-3 महीने में हर एक सदस्य चुनकर आते थे और यह पूरे देश का कार्यभार संभालती थी। डायरेक्टरी संस्था यह पूरे देश का कार्यभार संभालती थी। डायरेक्टरी नामक संस्था पूरे देश का कार्यभार संभालती थी। हर 2-3 महीने में एक सदस्य चुनकर आता था। अब डायरेक्टरी संस्था मतलब जैसे हर चलाने के लिए अलग अलग संस्थाएं होती है, वैसे वहाँ डायरेक्टरी संस्था थी। नया संविधान में नई देश की आज़ादी हुई थी, तो डायरेक्टरी संस्था जो कार्यभार संभालती थी। इस डायरेक्टरी शासन काल में दंगे बहुत होने लगे। दंगे इस कदर बढ़ गए कि यह अपने अस्तित्व के लिए सेना पर निर्भर रहती थी। दंगे बहुत होने लगे। मतलब फ्रांस में दंगे बहुत होने लगे। जब फ्रांस में दंगे होने लगे तो दिक्कत होने लगी तो फिर जाहिर सी बात है समस्याएं आएंगी ही। तो दंगे बहुत होने लगे, फ्रांस में दंगे बहुत होने लगे और यह अपने अस्तित्व के लिए सेना पर निर्भर रहने लगी। और यह डायरेक्टरी संस्था अपने अस्तित्व के लिए सेना पर निर्भर रहने लगी। सेना पर निर्भर रही तो जाहिर सी बात है सैन्य खर्चा भी बढ़ जाएगा। तो जब ये सेना पर निर्भर रहने लगी तब एक बार की बात है, मतलब एक बार इस कदर दंगे बढ़ गए। एक बार इस कदर दंगे बढ़ गए जिससे नेशनल गार्ड को बुलाना पड़ा। मतलब वहाँ के जो सबसे बड़े सेना हो जाती है नेशनल गार्ड, उससे बुलाना पड़ा। और जनरल बर्बस के सेनाओं को बुलाना पड़ा। फिर कुछ वैसे भी सहायता मांगनी पड़ी। जनरल बर्बस की सेना को बुलाना पड़ा।
यहीं से नेपोलियन बोनापार्ट का उदय हो जाता है। डायरेक्टरी संस्था में देखिए आप, दंगे बहुत अधिक होने लगे, अपने अस्तित्व के लिए सेना पर निर्भर रहने लगी। एक बार दंगे अधिक हो गए तो नेशनल गार्ड को बुलाना पड़ा, नेशनल गार्ड को, और जनरल बर्बस की सेनाओं को बुलाना पड़ा, जनरल बर्बस की सेनाओं को बुलाना पड़ा। जनरल बर्बस की सेनाओं को बुलाना पड़ा, इस कदर दंगे बढ़ गए। इसमें नेपोलियन बोनापार्ट नामक एक व्यक्ति था। यहीं से नेपोलियन बोनापार्ट का उदय होता है। नेपोलियन बोनापार्ट का उदय होता है। यहीं से नेपोलियन बोनापार्ट का उदय होता है। मतलब क्या कारण थे? जनरल बर्बस की सेनाओं को बुलाना पड़ा, इस कदर दंगे बढ़ गए। मतलब यहीं से नेपोलियन बोनापार्ट का उदय होता है। और नेपोलियन बोनापार्ट पे जनरल बर्बस की कृपा दृष्टि बन गई। जनरल बर्बस की कृपा दृष्टि बन गई। नेपोलियन बोनापार्ट की मतलब कि कृपा दृष्टि बन गई नेपोलियन बोनापार्ट पे जनरल बर्बस की, और यह दंगे को बहुत अच्छी तरीकों से सुलझा लिया। नेपोलियन बोनापार्ट ने दंगे को बहुत अच्छी तरीका से बहुत बेहतर तरीके से सुलझा लिया। नेपोलियन बोनापार्ट ने जब दंगे हुए तो उसे बहुत अच्छी तरीके से सुलझा लिया। इससे जनरल बर्बस की उस पर कृपा दृष्टि बन गई। अब मतलब डायरेक्टरी शासनकाल 94 से 99 तक था, लेकिन डायरेक्टरी शासनकाल विदेशी नीति मामले में बहुत अग्रणी थी। विदेश नीति के मामले में बहुत अग्रणी थी। मतलब कि विदेश नीति में इसका काफ़ी अहम रोल था। विदेश नीति डायरेक्टरी संस्था की विदेश नीति में यह काफ़ी बलशाली थी। विदेश नीति में यह काफ़ी सक्षम थी, बलशाली थी, कुछ भी थी, सक्षम थी। यह शुरू में ही विदेश नीति में डायरेक्टरी संस्था सक्षम थी, मतलब कि बलशाली थी। यह शुरू में ही अनेक यूरोपीय देशों से संधि कर ली। यह शुरू में अनेक यूरोपीय देशों से संधि कर ली। यह शुरू में ही अनेक यूरोपीय देशों से संधि कर ली डायरेक्टरी संस्था। अब 1799 से 1815, जिसमें नेपोलियन बोनापार्ट का पतन से लेकर
उसकी सारी कहानियाँ हो जाती है। अब चौथा चरण देखेंगे। विदेश नीति में डायरेक्टरी संस्था काफी माहिर थी। अब चौथा चरण 99 से। चतुर्थ चरण 99 से 1815। इसमें नेपोलियन बोनापार्ट का मतलब कि जीत की कहानियाँ और उसका कैसे उदय हुआ और भी कहानियाँ, क्योंकि एक ही मतलब कि लड़ाई में किसी का उदय नहीं होता है, वो काफ़ी लड़ाइयाँ लड़ता है, सक्सेस काफ़ी होता है, तभी उसका उदय होता है। और उसका अंत कैसे हुआ ये भी देखेंगे। अब 1799 से 1815 में। अब इसमें भी नया संविधान बना और इसमें मतलब कुछ ऐसी बातें कहेंगी जो शायद फ्रांस में उस समय थी, जैसे मध्यम वर्गीय चेतना हो गई। मध्यम वर्गीय चेतना मध्यम वर्गीय चेतना का मतलब है, जैसे पहले एक वीडियो में बताए थे, मतलब जैसे 3 स्टेट थे, पादरी, कुलीन वर्ग और किसान या मजदूर वर्ग, 3 स्टेट। अब मतलब मध्यम वर्गीय स्टेट जो कुलीन और पादरी वर्ग की जगह लेंगे, मध्यम वर्गीय स्टेट ने कुलीन और पादरी वर्ग की जगह लेंगे। मध्यम वर्ग के इसे बुजुर्गा वर्ग कहते हैं। मध्यम वर्ग या इसे बुजुर्गा वर्ग कहते हैं। मध्यम वर्गीय या इसे बुजुर्गा वर्ग कहते हैं। अब मध्यम वर्गीय चेतना में कुलीन वर्ग और पादरी वर्ग की जगह मध्यम वर्गीय ने ले लिया, जो लोग राजा को लोन देता था। कुलीन पादरी वर्ग की जगह, कुलीन या पादरी वर्ग की जगह मध्यम वर्गीय ने ले लिया। कुलीन और पादरी वर्ग की जगह मध्यम वर्गीय ने ले लिया। मतलब कुलीन और पादरी पहले लुईस सोलह शासनकाल में इन्हीं का बोलबाला था, तब इनका जगह मतलब मध्यम वर्गीय ने ले लिया। कुलीन और पादरी की जगह मध्यम वर्गीय ने ले लिया। मध्यम वर्गीय के बाद सामाजिक क्रांति रूप में देखेंगे। सामाजिक क्रांति रूप में कि जैसे सामाजिक में क्या क्या स्थितियाँ थी, मतलब कोई विशेषाधिकार पाया था, कोई विशेषाधिकार नहीं पाया था। विशेषाधिकार का मतलब होता है उसमें विशेषाधिकार का मतलब होता है मतलब कि कुछ ओहदे पद पर कुछ उनके छूट प्राप्त थी। तो सामाजिक क्रांति रूप में देखते हैं। सामाजिक क्रांति रूप फ्रांस में 2 वर्ग थे। 2 वर्ग थे, एक विशेषाधिकार प्राप्त और एक विशेषाधिकार नहीं प्राप्त, एक विशेषाधिकार विहीन। एक विशेषाधिकार विहीन।
फ्रांस में 2 वर्ग थे, एक विशेषाधिकार प्राप्त था, एक विशेषाधिकार विहीन थे, मतलब उन्हें प्राप्त नहीं था। तो विशेषाधिकार विहीन ने समाज में क्रांति और बदलाव के लिए आंदोलन या नारे लगाए। विशेषाधिकार विहीन ने समाज में समानता का, या जैसे विशेषाधिकार विहीन थे जिससे विशेषाधिकार नहीं प्राप्त था, इन्होंने समाज में क्रांति के लिए या समानता के लिए नारे लगाए। क्रांति या समानता के लिए नारे लगाए। इन्होंने समाज में क्रांति या समानता के लिए नारे लगाए और इन्होंने स्वतंत्रता, बंधुत्व के भी नारे लगाए। और इन्होंने समाज में स्वतंत्रता और बंधुत्व के भी नारे लगाए जो विशेषाधिकार विहीन थे। विशेषाधिकार विहीन के बाद मतलब कि फ्रांस की क्रांति जैसे और देशों में राजतंत्र ही था। फ्रांस की क्रांति विश्वव्यापी, जाहिर सी बात है, जब स्वतंत्रता, मानवाधिकार जैसे चीज़ों की घोषणा की गई, अन्य यूरोपीय देश में अभी भी राजतंत्र है, तो अन्य यूरोपीय देश के नागरिक भी इससे प्रभावित होंगे। विश्वव्यापी क्रांति फ्रांस में मानवाधिकार, स्वतंत्रता, समानता, स्वतंत्रता, समानता की घोषणा की गई और अन्य यूरोपीय देशों में अभी भी राजतंत्र था। अन्य यूरोपीय देशों में राजतंत्र था। और अन्य यूरोपीय देशों में राजतंत्र था। जाहिर सी बात है, राजतंत्र मतलब कि फ्रांस में लोकतंत्र स्थापित हो गया, तो इससे अन्य देशों की जनता को प्रभावित होना निश्चित है। इससे अन्य देशों की जनता को प्रभावित होना निश्चित है। इससे अन्य यूरोपीय देशों की जनता को प्रभावित होना निश्चित है। और जो फ्रांस में 2 दल थे, जैकोबियन और जिरोंदिस्ट ने विश्वव्यापी क्रांति की संकल्पना की। जिरोंदिस्ट ने विश्वव्यापी क्रांति की संकल्पना की।
जिरंदिस ने विश्वव्यापी क्रांति की संकल्पना की, जो मतलब फ्रांस के दो दल हो जाते हैं, एक जैकोबिन एक जिरंदिस। जाहिर सी बात है, विश्वव्यापी क्रांति मतलब फ्रांस में लोकतंत्र स्थापित हो गया, मानवाधिकार, समानता और समाज में ऐसी घोषणाएं की गई जिससे अन्य यूरोपीय देशों की जनता को प्रभावित होना निश्चित है, और जिरंदिस ने विश्वव्यापी क्रांति की घोषणा की। संकल्पना या घोषणा, जैसे अब एक अधिनायकवादी का मतलब होता है जो मतलब एक व्यक्ति शासन करे, अधिनायकवादी शासन। फ्रांस में मतलब ऐसे शासन थे, अधिनायकवादी शासन। 1799 से 1815 तक देख रहे हैं, चौथा चरण क्रांति है। आप अधिनायकवादी में देखेंगे कि जैसे अधिनायकवादी में एक व्यक्ति की शासन मतलब शासन प्रणाली कितनी खतरनाक हो जाती है। अधिनायकवादी शासन प्रणाली, अधिनायकवादी शासन प्रणाली यह एक व्यक्ति पर केंद्रित होती थी। यह एक व्यक्ति पर केंद्रित होती थी। अधिनायकवादी प्रणाली एक व्यक्ति पर केंद्रित होती थी। अब अधिनायकवादी प्रणाली एक व्यक्ति पर केंद्रित होती है, जिससे रॉबस्पियर का आतंक का राज, रॉबस्पियर में आप देखेंगे कि मतलब अपने विरोधियों, अपने साथियों और यहाँ तक फ्रांस की क्रांति के जनक को भी उसने गिलेटिन या फांसी पर चढ़वा दिया उसने। उसका आतंक का राज इस कदर मतलब फ्रांस में हो गया था कि उसने अपने विरोधियों और क्रांति के स्वरूपों को भी फांसी पर चढ़वा दिया। ये अकेला व्यक्ति था, और जब इनके साथियों को लगा कि ये हमें भी चढ़वा देगा तो उन्होंने जालसाजी करके इसे चढ़वा दिया। अब अगले स्वरूप में हम देखेंगे नेपोलियन बोनापार्ट की विजय यात्राएं और उसका किस प्रकार वो पराजय की ओर मुड़ गया। नमस्कार, धन्यवाद।